नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर डालेंगे 11 बजे की प्रमुख सुर्खियों पर। हेडलाइंस। देश भर में मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रदान किए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस कार्यक्रम में लेंगे भाग। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को किया जाएगा नमन। अमित शाह आतंकवाद रोधी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 2 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर होगा मंथन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार जारी। एक और हिंदू युवक की पीट कर हत्या। देश भर में लगातार हो रहा है घटनाओं का चौतरफा विरोध। और खेल की खबरों में महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज। 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है टीम इंडिया। तो ये थी प्रमुख खबरें और अब बात विस्तार से, जहां देश भर में आज राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 राज्यों के 20 बच्चों को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। ये सम्मान उन बच्चों को दिया गया जिन्होंने वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है जो हर वर्ष प्रतिभाशाली और प्रेरणादायक बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये बच्चे भारत के उज्जवल भविष्य का प्रतीक हैं और इनकी साहस, सेवा भावना, नवाचार और प्रतिभा पूरे देश के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं सभी बच्चों को बहुत 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 बधाई देती हूँ। सभी बच्चों ने अपने परिवार, समाज और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। इसलिए मैं बच्चों के परिवारों के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। आज के दिन हम उनके 2 सबसे छोटे साहिबजादों का स्मरण करते हैं। सच्चाई और न्याय के लिए गौरव के साथ मर मिटने वाले उन महान वीर बालकों को हम सादर प्रणाम करते हैं। वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता भी उपस्थित रहेंगे। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसका उद्देश्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के बारे में लोगों को बताना और शिक्षित करना है। साथ ही युवा नायकों के अदम्य साहस, बलिदान और वीरता को सम्मानित और स्मरण करना है। 9 जनवरी 2025 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर का दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, ताकि साहिबजादों की शहादत को सदा स्मरण रखा जा सके, जिनका अद्वितीय बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबजादों के अदम्य बलिदान को याद कर देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वीर बाल दिवस श्रद्धा का दिन है जो बहादुर साहिबजादों के बलिदान को याद करने के लिए समर्पित है। हम माता गुजरी जी के अटूट विश्वास और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के अमर शिक्षाओं को याद करते हैं। ये दिन साहस, दृढ़ विश्वास और सच्चाई से जुड़ा है। उनका जीवन और आदर्श आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। वीर बाल दिवस श्रद्धा का दिन है।
तो आज का दिन साहिबजादों के अदम्य बलिदान, अडिग और अखंड धैर्य को याद करने का दिन है। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। एक विरासत और थी जिसका गौरवगान खुद प्रधानमंत्री ने किया। ये थी बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की विरासत। दशम गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर मुगल सैनिकों ने आनंदपुर साहिब में माता गुजरी सहित बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह को 1704 ईस्वी में 26 दिसंबर को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। इस अद्वितीय बलिदान, अभूतपूर्व शौर्य से युवा पीढ़ी को जोड़ने और इस शहादत से प्रेरणा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में 26 दिसंबर को राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के रूप में समर्पित करने की घोषणा की। 350 साल पहले के वो हालात, 26 दिसंबर का वो दिन जब छोटी सी उम्र में हमारे साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की आयु कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। साहबजादों ने मुगल सल्तनत के हर लालच को ठुकराया, हर अत्याचार को सहा। जब वजीर खान ने उन्हें दीवार में चुनवाने का आदेश दिया तो साहबजादों ने उसे पूरी वीरता से स्वीकार किया। साहिबजादों ने प्राण देना स्वीकार किया, लेकिन आस्था के पथ से वो कभी विचलित नहीं हुए। घटना 18वीं सदी की है। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह की उम्र उस वक्त करीब 9 वर्ष और बाबा फतेह सिंह की उम्र करीब 6 वर्ष थी। दशम गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को सरहिंद के तत्कालीन सूबेदार वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। कसूर सिर्फ इतना था कि मासूम बालकों ने अदम्य साहस, अद्वितीय वीरता और दृढ़ता का परिचय देते हुए इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च बलिदान के इस प्रेरणा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की गई। ये पुरस्कार बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल और कला के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। हर्षित चौरसिया की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने वीर बाल दिवस पर आज वीर साहिबजादों को नमन किया। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों ने अल्पायु में ही धर्म और देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिए, वैसा उदाहरण इतिहास में विरल है। माता गुजरी और गुरु गोविंद सिंह जी के संस्कारों ने साहिबजादों में मानवता की रक्षा के जो बीज बोए, उसे क्रूर आतताइयों की अमानवीय यातनाएं भी डिगा ना सकीं। चारों साहिबजादों की बलिदान गाथा हर पीढ़ी तक पहुंचे, इसलिए मोदी जी ने वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की। वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजरी और वीर साहिबजादों की शहादत का स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक्स पर सुभाषित साझा किया है। सुभाषित के माध्यम से सच्ची वीरता को परिभाषित किया गया है। इस सुभाषित में कहा गया है कि जो प्रत्येक परिस्थिति में वीर भाव को धारण करे, समान रहे, वही सच्चा वीर है। बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। बंधन हो या मृत्यु, विजय हो या पराजय, सच्चा वीर वही होता है जो प्रत्येक परिस्थिति में वीर भाव को धारण रखता है
और सदैव समान रहता है। यही सच्ची वीरता है। Whether in bondage or facing death, in victory or in defeat, the true hero is one who upholds the spirit of courage in all circumstances and remains unwavering. This is genuine heroism. और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की भावना से आतंकवाद के खतरे के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल विकसित करना और भविष्य की नीति निर्माण के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत करना है। 2 दिवसीय सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं और विचार विमर्श का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी मुद्दों से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुभवों को साझा करना है। इस सम्मेलन में विदेशी न्याय क्षेत्रों से साक्ष्य इकट्ठा करना, आतंकवाद विरोधी जांच में डिजिटल फोरेंसिक और डेटा विश्लेषण, मुकदमे का प्रभावी प्रबंधन, कट्टरता से निपटना, जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरते हाइब्रिड खतरों सहित आतंकवाद से संबंधित अन्य विषयों पर सत्र शामिल हैं। इसके अलावा सम्मेलन में आतंकवाद वित्त पोषण नेटवर्क को बाधित करने के टूल्स, तकनीक और केस स्टडी, भविष्य के लिए आतंकवाद विरोधी रणनीतियों का निर्माण और उभरते राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमताओं के निर्माण पर सत्रों को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस विजन के तहत आयोजित ये वार्षिक सम्मेलन उभरते खतरों से निपटने के लिए भारत की अगली पीढ़ी की रणनीतियों पर विचार विमर्श करने का एक मंच बन गया है। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। इस दौरान बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार राजबाड़ी जिले के पांगशा उपजिला में बुधवार रात एक और हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अमृत मंडल उर्फ सम्राट के रूप में हुई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में सलीम नामक एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। सलीम के पास से एक पिस्टल और एक देसी बंदूक भी बरामद की गई। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में हिंसा बदस्तूर जारी है। ढाका से लेकर चटगांव तक भीड़ के प्रदर्शन और उससे जुड़ी हिंसा की तमाम खबरें सामने आ रही हैं। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे लगातार हमले से भारत में जबरदस्त आक्रोश है। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का चौतरफा विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में ओडिशा के पुरी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जगन्नाथ मंदिर के पास विशाल विरोध रैली निकाली और न्याय की मांग की। जब भी बांग्लादेश में कोई मुसीबत आया है तो भारत इसमें चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग बांग्लादेश के अनुरोध करता हूं, और ये जो ऐसे हिंदुओं को करना नहीं चाहिए। हमारा जो भारत का एक हिंदू है दीपू साहू करके, जिस तरह उसका देहांत, जिसका उसका हत्या किया गया, ये निंदनीय घटना है। अनुरोध कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। भारत से ही उत्पन्न हुआ है, जो देश का कोई अस्तित्व नहीं था और अस्तित्व भारत ने दिया। आज वो देश जिसे हम बांग्लादेश बोलते हैं, वो बांग्लादेश जो बर्बरता के श्रेणी में बहुत नीचे उतर गया है, वो अपने जगह पे संभलना चाहिए और अपने जगह पे ठीक पे आ जाना चाहिए। राजनीतिक तरीके से, मानवीय के तरीके से कैसे भी इसका एक हल निकाले, ताकि हिंदू के ऊपर ये जो बर्बरोचित हत्याकांड हो रहा है आगे जैसे ना हो और पूरे विश्व को एक मैसेज जाए। सनातन धर्म का जो झंडा हम पूरे विश्व में परचम लहराने के लिए जो। वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दीपू दास के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उनके परिजनों के साथ वीडियो कॉल पर बात की है। इससे पहले सोमवार को शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी नेताओं और समर्थकों के साथ बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी किया था।
और इसी पर ताज़ा अपडेट के लिए सीधा रुख करते इस वक्त हमारे सहयोगी नवल संघ परमार का, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवल संघ परमार, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बांग्लादेश में हालात तो दिन प्रतिदिन लगातार बिगड़ ही रहे हैं, राजनीति घटनाक्रम भी लगातार तेजी के साथ बदलता हुआ नजर आ रहा है। इधर मोहम्मद यूनुस का चौतरफा विरोध हो रहा है, भारत में भी काफी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अब एक और हिंदू युवक की हत्या का मामला सामने आया है। नवल संघ परमार। जी, बांग्लादेश में देखा जाए तो पिछले 1.5 साल से यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो है शेख हसीना अब बंदस्त किया, उसके बाद से वो सत्ता के शासन संभाले हुए लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी कि नोबेल लॉरिएट है, शांति पुरस्कार मिला है उनको, तो बांग्लादेश में शांति सलामती बहाल होगी। लेकिन लोगों की अपेक्षा के विपरीत यूनुस के एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में बिल्कुल विफल रहा और उसको चलते देश में, बांग्लादेश में, पूरे देश में, ढाका समेत सब जगह पे देखा जाए तो बड़ी तादाद में लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड इश्यूज, उसमें आगजनी, लूट, मर्डर, इस टाइप की घटनाएं जो है, पॉलिटिकल वायलेंस, माइनॉरिटी पे वायलेंस, मीडिया के ऊपर वायलेंस, वो बढ़ता जा रहा है। तो अभी लोग भी जो है उनसे उम्मीदें खो चुके हैं, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने भी खुल के बताना स्टार्ट किया कि यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो है लॉ एंड ऑर्डर को प्रोवाइड करने में, लोगों को शांति सलामती देने में बिल्कुल विफल रहा है और लोगों को उनसे ज्यादा कोई आस नहीं है। हाल के दिनों में जो पॉलिटिकल घटनाक्रम हुए हैं और जो वायलेंस की घटनाएं हुई है, उससे बांग्लादेश में देखा जाए तो जो घटनाक्रम तेजी से बढ़ने लगे। उसमें कल तारिक रहमान जो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन है, वो 17 साल बाद लंदन से वापस आए, बीएनपी में एक नया जोश दिख रहा है। उसके साथ साथ माइनॉरिटी समेत जो भी लिबरल फोर्सेस है बांग्लादेश में, उसमें कहीं ना कहीं इलेक्शन को लेके, इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस होने की पूरी संभावना है और अगर ऐसी स्थिति में अगर एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर ठीक से ना प्रोवाइड करे तो उनके लिए आगे आने वाले समय में मुसीबत खड़ी हो सकती है। कुछ दिन पहले दीपू चंद्र दास की जिस तरीके से धर्मांध लोगों ने ब्लास्फेमी के इस निंदा के केस में पीट के मार दिया और उसके बाद जलाया गया, उसके काफी जो है उसका रिपरकर्शन पूरे देश में और बाहर इंडिया समेत कई देशों में, विश्व के देशों में रहा है। लेकिन कल की जो घटना हुई है, बुधवार रात की घटना जो हुई है, वो घटना में उसके सहयोगी जो मिला अमृत मंडल का, वो सलीम जिसको गिरफ्तार किया गया, उन दोनों के पास से कुछ वेपन मिले हैं, पाइप गन और पिस्टल मिला है और वो दोनों एक गैंग का हिस्सा थे। वो कोई रिलीजियस बेस पे गैंग नहीं था, हिंदू मुस्लिम सब युवक उसमें शामिल थे और वो एक्सटॉर्शन के लिए गए थे और वहां लोगों ने उनको पीट के मारा और मॉब लिंचिंग में अमृत मंडल की हत्या हुई। तो उसमें अभी तक के जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से और पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से ये पूरी घटना जो अमृत मंडल की हुई है उसमें कम्युनल एंगल की जगह क्रिमिनल एंगल है। अमृत मंडल के ऊपर पहले भी 2-3 मुकदमे लगे हुए थे। 2023 में वो देश छोड़ के भाग गया था, अभी कुछ दिनों से वापस आया और उसका एक सहयोगी का गैंग है, गिरोह बना के वो कुछ वारदातें उसने की है, ऐसा पुलिस रिपोर्ट में भी है और इंडिपेंडेंट सोर्स भी बता रहे हैं। तो उसमें क्रिमिनल एंगल है, ना कि कम्युनल एंगल। जी, इसी के साथ ही नवल संघ परमार, अगर हम देखें तो हाल ही में शेख हसीना की तरफ से भी बयान अब लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में बिल्कुल ही नाकाम मोहम्मद यूनुस की सरकार रही है और सुरक्षा नहीं दे पा रही है और ऐसे में अल्पसंख्यक हिंदू जो हैं वो इस वक्त नर्क में जी रहे हैं। बांग्लादेश में जब भी इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन टाइम पे इलेक्शन वायलेंस होता है, बड़े तादाद पे वायलेंस होता है और उसमें सबसे ज्यादा जो टारगेट होता है वो माइनॉरिटी होता है, वो फैक्ट है। बांग्लादेश में माइनॉरिटी के ऊपर एट्रोसिटी जो है वो आम बात है, सरकार कोई भी रही हो, कोई भी उसमें अवामी लीग की शेख हसीना की सरकार में भी एट्रोसिटी हुई है, अभी भी हो रही है और इस दौरान जो एट्रोसिटी हो रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी और उसका जो इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा है, क्योंकि अभी यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जिसके बलबूते पे सत्ता में बैठा है वो पॉलिटिकल पार्टियां, उसमें मेजोरिटी जो है रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, उनके सपोर्ट से यूनुस सत्ता में बैठे हुए। तो यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी जो कार्यवाही है, धर्मांध लोगों की जो कार्यवाही है उनके सामने आंख मूंद लेता है। तो उसकी होता है तो गुनाह के ऊपर सजा नहीं होती तो लोगों की हिम्मत और बढ़ जाती है। तो अभी इस एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यूनुस के टेन्योर में
हिंसा की घटनाएं, ना केवल माइनॉरिटी, मीडिया के ऊपर भी हमला होता है, आम जनता के ऊपर भी हमला होता है, और उसमें कहीं ना कहीं जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस है बांग्लादेश में काफी एक्टिव है और उसको पिछले 2-3 दशक में काफी प्रमोशन मिला है, तो उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं है। फंडामेंटलिस्ट का जो है तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उनको खुली छूट मिलने से बांग्लादेश में जो देखा जाए तो जो लिबरल फोर्सेस है, सेक्युलर फोर्सेस है, उसमें मीडिया हो, माइनॉरिटी हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबको कहीं ना कहीं इंटिमिडेशन, डर का माहौल बनाने की कोशिश होती रही है, ताकि वो लोग जो है इलेक्शन के टाइम पे वोट करने के लिए कम जाए या डर के मारे घर में बैठे रहे और उनके जो मंसूबे हैं फंडामेंटलिस्ट पार्टी के वो पूरे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवल सिंह परमार, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार आप इस महत्वपूर्ण खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और हमारी भी नजर लगातार इस महत्वपूर्ण खबर पर बनी हुई है। लेकिन इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण दो। पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आगे अगली खबर का रुख करते हैं, जहां अब बात पश्चिम बंगाल की। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से ओबीसी प्रमाण पत्रों की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अदालत के आदेश के मद्देनजर आयोग ये जानना चाहता है कि वर्तमान में राज्य में ओबीसी प्रमाण पत्र किस स्थिति में है और रद्द किए गए प्रमाण पत्रों को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव को पत्र लिखकर पूछा है कि अदालत के आदेश के बाद ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने वाली रद्द की गई अधिसूचना का प्रभाव क्या पड़ा है और वर्तमान में इन प्रमाण पत्रों का क्या स्टेटस है। इसके साथ ही रद्द किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों का पूरा डाटा भी आयोग ने मांगा है। गौरतलब है कि पिछले बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णा राव ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि 2010 से 2024 के बीच रद्द किए गए ओबीसी प्रमाण पत्रों के SIR दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए। आयोग को कोर्ट के इस आदेश को 31 दिसंबर तक लागू करना होगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से स्थायी निवास प्रमाण पत्रों को लेकर भी सवाल किया है। दरअसल चुनाव आयोग को शिकायत मिली है कि SIR सुनवाई प्रक्रिया से पहले आम लोगों को गलत तरीके से स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि साल 2000 में एक आदेश जारी किया गया था जिसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट और PRC को एक ही श्रेणी में रखते हुए कहा गया था कि DM, ADM और SDO प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। यह आदेश केवल सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए था, लेकिन अब चुनाव आयोग को शिकायत मिली है कि इस पुराने आदेश की आड़ में स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से स्थायी निवास प्रमाण पत्रों के आधार को लेकर सवाल किया है।
विकसित भारत की ओर बढ़ते कदमों के बीच केंद्र सरकार की विकसित भारत जी राम जी योजना गांवों में रोजगार और सम्मान का नया भरोसा बनकर उभरी है। इसी कड़ी में हमारी टीम ने मेरठ जिले के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया, जहां श्रमिकों से सीधा बातचीत की गई। जमीनी हकीकत क्या कहती है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश के ग्रामीण इलाकों में जहां कभी रोजगार की अनिश्चितता थी, आज वहीं विकसित भारत जी राम जी योजना ने उम्मीद की नई किरण जगाई है। खेत, तालाब, सड़क और ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को उन्हीं के गांवों और आसपास ही काम मिलेगा, इसे लेकर उनमें खुशी है। मैं पार्क में नलाई ढसाई यही काम करूं। मोदी जी कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। हमें हिला रोजगार मिला, हमें पैसा धेला मिला, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। हमें गांव में, अपना गांव में ही करते रहेंगे। हमारे गांव में काम भी नहीं मिलता था और जो है इधर उधर भटकते रहते थे। अब जो है मोदी जी, हम जो सरकार हमारी अच्छा काम कर रही है हमारे लिए, और पहले भी अच्छा ही किया है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। अब बेरोजगार के भत्ता देगी, काम मिलेगा काम करेंगे, नहीं तो बेरोजगार का भत्ता तो मिलेगा ही। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस योजना के तहत गांवों में रहने वाले श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार, सीधे बैंक खाते में मजदूरी और पारदर्शी प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। दूसरी ओर किसानों में भी खुशी है। उनका कहना है कि इस योजना से अब श्रमिकों का पलायन रुकेगा और फसलों की बुआई और कटाई के समय उन्हें श्रमिकों की कमी नहीं रहेगी। इससे एक तो ये बेनिफिट होगा कि भाई 125 दिन तो सरकार ने दे दिया मजदूरी, लेकिन जैसे कटाई के टाइम पे, बुआई के टाइम पे मजदूरों की जरूरत होती थी काम की, तो वो किसान के यहाँ कर सकता है। तो किसान भी उसको एक तरह से मजदूरी के लिए आमंत्रित करेगा और उसका बेनिफिट वो मजदूर उठाएगा किसान के यहाँ से। तो 60 दिन की मजदूरी कम से कम किसान के यहाँ हो जाएगी, 125 दिन की सरकार मजदूरी उसको दे रही है। योजना की एक बड़ी खासियत यह भी है कि इसमें स्थानीय ग्रामीण संपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गांवों का विकास भी होगा और रोजगार भी मिलेगा। मेरठ के गांवों से साफ संदेश है, विकसित भारत जी राम जी योजना ने जमीनी स्तर पर भरोसा कायम किया है। श्रमिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया बताती है कि मोदी सरकार की यह पहल आत्मनिर्भर गांव और मजबूत भारत की दिशा में एक अहम कदम है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, मेरठ। और नए साल से पहले जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए देश विदेश से भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। इस बीच गुलमर्ग में हुई बर्फबारी से पर्यटकों का चेहरा खिल उठा, तो वहीं सैलानियों को डल झील में नौका विहार करते हुए भी देखा जा सकता है। मौसम, प्रकृति और साथ में सर्दी की छुट्टियों के समावेश से जम्मू का माहौल काफी आनंदमय बन चुका है। This place is really nice and really great, and you guys should come here and the culture also very good, and we can learn about the houseboat, about the food, about the people here, and all the people in Kashmir is really good and treat us very well. This is my first time come to Kashmir, and I'm really enjoy with this place. Everything is very nice, and I'm very like it. I'm very enjoy with this weather in here. और अब बात अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में ISIS के आतंकवादियों के खिलाफ घातक हवाई हमले किए हैं। ट्रंप का कहना है कि ये आतंकवादी मुख्य रूप से निर्दोष ईसाइयों को निशाना बना रहे थे और उनकी बेरहमी से हत्या कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले उनके आदेश पर किए गए और उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में काम कर रहे ISIS लड़ाकों को निशाना बनाया गया। उन्होंने लिखा, आज रात कमांडर इन चीफ के तौर पर मेरे निर्देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में ISIS आतंकवादियों के खिलाफ घातक हमला किया। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी एक्स पर पोस्ट कर नाइजीरियाई सरकार को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही आगे और भी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। और अब बात खेल से जुड़ी खबरों की। भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज तिरुवनंतपुरम में 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे है। भारतीय टीम की कोशिश रहेगी कि तीसरा मुकाबला जीतकर 3-0 की अजय बढ़त हासिल की जाए। तो वहीं श्रीलंका की बात करें तो टीम सीरीज बचाने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी।
और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पर देखिए आप हमारी खास मुलाकात डीडी न्यूज की शिवराज सिंह चौहान के साथ। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखा